नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के जो सृजन पाठ्यपुस्तक है उसका जो गद्य भाग है उसका एक अध्याय हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज का हमारा अध्याय है तौलिए। तौलिए एक प्रकार की एकांकी है, ठीक है, एकांकी, ठीक है। एकांकी मतलब एक अंक वाली, ठीक है। क्या समझेंगे कि नाटक जो होता है उसका थोड़ा बड़ा स्वरूप है, ठीक है, लेकिन जो एकांकी होती है वो केवल एक ही दृश्य पर आधारित होती है, ठीक है। छोटी होती है तो उसको एकांकी कह देते हैं, ठीक है। नाटक और एकांकी समान है लेकिन उसके ड्यूरेशन में, उसकी समयावधि में अंतर है। एकांकी छोटी होती है, ठीक है। तो ये तौलिए एक प्रकार की एकांकी है जिसको लिखा है हमारे लेखक उपेंद्र नाथ अश्क ने, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क इस पाठ के लेखक हैं और यहाँ हम उनके बारे में समझेंगे 3 बिंदुओं के द्वारा। सबसे पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जो है उसमें हम जन्म और मृत्यु के बारे में, उनके जीवन के बारे में समझेंगे। तो जन्म हुआ है 1910 ईस्वी में, निधन हुआ है 1996 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने 3 फिल्मों में अभिनय भी किया है। इनको मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं। और इनका साहित्यिक परिचय समझेंगे। तो साहित्यिक परिचय में लिखा है कि नाटक और एकांकी विधा को इन्होंने नवीन आयाम दिया है, यानी अलग प्रकार के नाटक और एकांकियों की इन्होंने रचना की है, अलग प्रकार की कुछ नए इन्होंने प्रयोग किए हैं, ठीक है। नवीन आयाम दे दिया एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे रचनाएं। तो कुछ रचनाएं यहाँ लिखी हैं, जैसे गिरती दीवारें, सितारों के खेल और शहर में घूमता आईना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट है। जब हम किसी लेखक का उसका संपूर्ण जीवन परिचय लिखते हैं तो ये 3 पॉइंट्स को हम काम में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सामान्य परिचय हो जाएगा, फिर साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं, ठीक है। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम किसी लेखक का परिचय लिखते हैं। तो अब बात आती है चैप्टर की। तो इस अध्याय में क्या बताया गया है, समझिए इस पाठ का संदेश। इस पाठ में क्या कहा गया है, शिष्टाचार, सभ्यता, तहजीब के नाम पर फैल रहा आडंबर और खोखलापन। तो क्या बताया गया यहाँ पर कि कुछ जो लोग हैं वो शिष्टाचारी होने का दावा करते हैं और सभ्य होने का दावा करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हम बिल्कुल तहजीब से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो केवल उस शिष्टाचार को और सभ्यता को और तहजीब को दिखावे के रूप में अपना रहे हैं, केवल उसका केवल दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आडंबर है। आडंबर का मतलब है ढोंग है, पाखंड है, दिखावा है, ठीक है। खोखलापन है। खोखला का मतलब है कि ऊपर से हमको दिखाई दे रहा है कि ये लोग शिष्टाचारी हैं, सभ्य हैं या एजुकेटेड कह सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सब खोखले हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं कि हम सफाई पसंद हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, हमारे रहने का एक अलग मैनर्स है, खाने पीने का एक मैनर्स हमको आते हैं, ठीक है। हम दूसरे लोगों से मिलने का हमको मैनर्स है, ठीक है ना। तो ये एटिकेट, ये जो मैनर्स हैं ये हमको आते हैं। कौन दावा करते हैं, अमीर वर्ग के व्यक्ति। और इसी कारण वो क्या करते हैं, गरीब वर्ग के लोगों से वो दूरी बना लेते हैं। क्यों दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको एक अलग श्रेणी का माना जाएगा, अलग वर्ग का माना जाएगा
और कहा जाएगा कि ये न तो शिक्षित हैं और ना ही सभ्य हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनसे दूरी बनाने के लिए शिष्टाचारी होने का दावा किया जाता है अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, केवल एक दिखावा है, वो वास्तव में शिष्टाचारी नहीं है वे लोग। क्या कहा गया है कि जीवन शैली में आज की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें क्या हो गया है, कृत्रिमता है। कृत्रिमता भी कह सकते हैं या बनावटीपन भी कह सकते हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा दिलों से जुड़ाव खत्म हो गया है, उसमें केवल औपचारिकता रह गई है। चाहे वो हमारे फेस्टिवल हो, त्यौहार जो भी है कोई हो, त्यौहार जब होते हैं या कोई शादी समारोह होता है, घर में कोई उत्सव होता है, तो ये सारी चीज़ें किस रूप में रह गई है, एक औपचारिकता निभाने के रूप में रह गई है। चाहे वो हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार हो, ठीक है, या किसी शादी विवाह का प्रोग्राम हो घर में, तो वो सभी क्या है, उस विवाह में, उस उत्सव में, उस प्रोग्राम में लोग बाग क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति जो देते हैं केवल कुछ समय के लिए वहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना, केवल अपनी शक्ल दिखाते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है ना, अपनी शक्ल दिखा, अपनी प्रेजेंट लगाकर वो चले जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर बातें कर सकें, एक दूसरे के दिलों का हाल वो जान सकें, केवल औपचारिकता रह गई है। पहले जो होता था, पहले कोई भी त्यौहार होता था तो कोई भी अगर हमको पकवान बनाना है तो घर के एक संयुक्त परिवार होते थे और उन संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा मिलजुल कर कोई भी पकवान बनाया जाता था और उन सब लोगों में एक समरसता का संचार होता था, भाईचारे का संचार होता था। कोई भी विवाह आदि होता था तो उस विवाह में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे और बहुत लंबे समय तक, 15-20 दिन तक या 1 महीने तक मान लीजिए, उस विवाह का आनंद लिया जाता था। लेकिन अब सब कुछ सिमट गया है, ठीक है, एक ही दिन में विवाह का जो भी प्रोग्राम है वो सारे सिमट गए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है और वो दिखाना चाहते हैं, सभी लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम शिक्षित हैं, सभ्य हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इतना समय नहीं है, ये सारी फालतू बातें करने का, ये रीति रिवाज निभाने का, ये हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम अब आधुनिक हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है जीवन शैली में एक क्या पैदा कर रही है, एक कृत्रिमता, बनावटीपन पैदा हो रहा है। पहले जो चीज़ें थी वो सब हाथ से बनाई जाती थी, अब सारी चीज़ें वो मशीन से हमको उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें उतना आनंद नहीं है। चाहे हम कोई भी खाने की चीज़ें हम मान लेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या होती थी, पहले हम उनको अपने हाथों से तैयार करते थे, अब सब कुछ रेडीमेड हमको मिल रहा है। तो उस रेडीमेड में पैकेट में वो रस, वो आनंद हमको नहीं मिल पाएगा जो घर की चीज़ों में अपने हाथों से बनाए हुए उस पकवान में, उस व्यंजन में आएगा। तो आज की जो ज़िंदगी हो गई है वो कृत्रिम है या बनावटीपन है। सब लोगों के चेहरे कुछ कह रहे हैं और उनके भाव कुछ अलग हैं, ठीक है ना। वो दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, चेहरों पर सबके एक मुखौटा लगा हुआ है, ये मान लीजिए एक तरीके से कि वो दिखाना कुछ चाह रहे हैं और वास्तव में उनके जो मन है, उनका जो हृदय है, वो अलग कुछ बात कह रहा है, ठीक है। तो इस कृत्रिमता के कारण, बनावटीपन के कारण रिश्तों की प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ता का मतलब है मजबूती, रिश्तों की जो मजबूती है वो शिथिल हो रही है, कमज़ोर हो रही है, रिश्तों की जो डोरी है वो टूट रही है, ये कह सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है पति पत्नी के बीच में दरार हो, ठीक है ना। वो दरार क्यों है? क्योंकि पति कहना चाहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा सभ्य हूँ, ठीक है, मैं शिक्षित हूँ, मेरी बात तुमको माननी चाहिए, और पत्नी कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है,
या मैं आपसे ज़्यादा सभ्य बन चुकी हूँ या आपसे ज़्यादा आधुनिक हूँ। तो इस प्रकार की बातों से क्या हो जाता है, दिलों में दूरियां हो जाती हैं, एक बनावटीपन पैदा हो जाता है और धीरे धीरे करके वो रिश्तों में एक खाई उत्पन्न हो जाती है और वो रिश्ते टूट भी जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने क्या कहा है कि जीवन शैली में जो ये बनावटीपन है, इनके कारण रिश्तों में जो मजबूती है वो कम हो रही है और स्वच्छता और सलीका पसंदगी का दिखावा एक बोझ के स्वरूप में हो गया है। ठीक है ना। हम दिखावा कर रहे हैं कि हम ऐसा हैं। हमारे घर के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक जो हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से वो श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इस प्रकार के वो मैनर्स सिखाना चाहते हैं कि वो सबसे अलग दिखे और वो सबसे शिक्षित दिखे, सबसे सभ्य वो नज़र आए। और इस दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाता है, वो बच्चे को एक प्रकार से मशीन बना देते हैं। ठीक है, एक प्रकार का रोबोट बना देते हैं और उससे क्या होता है कि वो रटी रटाई बातों को वो बच्चा वो पकड़ने लगता है, अपना उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता है, अपने उसके विचार, अपने भाव कुछ नहीं होते हैं, वो जीरो हो जाता है। जैसा उसको निर्देश दिया जाता है उससे वो कम भी नहीं करता, उससे वो ज़्यादा भी नहीं करता, जैसे कि चाबी भरा हुआ कोई खिलौना। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि ये जो स्वच्छता और सलीके का हम पसंदगी का दिखावा जो करते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सभ्य लोग हैं, तो उससे हम क्या होगा, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो भी परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, हम बोझ के स्वरूप में हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने ये संदेश देना चाहा है। क्या संदेश है कि शिष्टाचारी होना चाहिए, व्यक्ति को सभ्य दिखना चाहिए, उसको आदिवासी मनुष्य और वर्तमान मनुष्य में एक डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ठीक है ना। कि किस प्रकार हमको दूसरे से व्यवहार करना है, दूसरे से बातचीत करनी है। ठीक है। और किस प्रकार से हमको खाना है, पीना है, चलना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। शिष्टाचारी हमको होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, तहजीब हमको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमको उसके पीछे दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये लेखक ने कहना चाहा है इस चैप्टर के माध्यम से। तो इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है। सबसे प्रमुख इसका पात्र है वसंत। वसंत कौन है, एक मध्यम वर्ग से संबंध वो रखता है, मध्यम वर्ग का वो व्यक्ति है। ठीक है ना। उसने बुरे दिन भी देखे हैं और अब वो अच्छे दिनों को देख रहा है, अच्छे दिनों को भोग रहा है। ठीक है ना। तो मध्यम वर्ग से संबंधित है, दिल्ली की एक फर्म का वो मैनेजर है। ठीक है। और उस समय के 250 रुपये मासिक उसको वेतन मिलता है। ठीक है। उसने अपना जो घर सजाया हुआ है उससे हमको देखने को मिल रहा है कि वो एक मध्यम वर्ग से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है। और दूसरा नंबर जो है कैरेक्टर, वो हमारा है, दूसरा कैरेक्टर है मधु। मधु इस एकांकी का दूसरा पात्र है। मधु कौन है, वसंत की पत्नी है और वो उच्च परिवार में पली बढ़ी है। उसकी जो फैमिली थी वो अच्छी परिवार से संबंधित है। ठीक है ना। तो वो उच्च परिवार में पली हुई है और इस वसंत की पत्नी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे मंगला है। मंगला नौकरानी है उस घर की। और चौथे नंबर पे जो है वो आती है सुरो और पांचवें नंबर पे आ जाती है चिंती। ये दो कैरेक्टर जो हैं वो कौन है, मधु की सहेलियां हैं। तो ये इस एकांकी के कुछ मुख्य पात्र हैं। ठीक है। जिनके माध्यम से कहा एकांकी के कथ्य को, संदेश को स्पष्ट किया गया है। तो इस एकांकी को पढ़ने से पहले हमें इस एकांकी के मुख्य पात्रों के बारे में समझना चाहिए
तो मुख्य पात्र यहाँ पर दो हैं, एक वसंत है और एक मधु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वसंत के बारे में, वसंत का चरित्र चित्रण, उसकी कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है, इसके व्यक्तित्व की विशेषता वो क्या है कि वो यथार्थवादी था। वसंत जो था वो यथार्थवादी था, वास्तविकता में जीने वाला व्यक्ति था वो। ठीक है, काल्पनिक जीवन वो नहीं जीता था और उसकी ऐसी सोच थी कि अगर हमारा पहले जो हमारा जो जीवन था वो अभावों में गुजरा है, गरीबी में गुजरा है, और हम 6 भाई थे। ठीक है, और 6 भाई जो थे वो एक ही टॉवल से, एक ही तौलिए से को हम काम में लेते थे। ठीक है ना, नहाने के बाद तो उसी से हम करते थे। और आज जो अब समय बदल गया है तो हम अलग अलग तौलियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तौलिए अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, आज में जीना चाहिए। ठीक है, आज कैसी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए हमको। ठीक है, वास्तविकता देखनी चाहिए अपने को। दूसरा है स्वच्छता की सनक से वो परे थे। कहने का मतलब है स्वच्छता को तो पसंद करते थे, साफ सफाई से रहते थे। ठीक है, प्रतिदिन नहाना, ठीक है, शेव बनाना, अच्छे सभ्य तरीके से रहना, जेंटलमैन की तरह रहना, ये तो उनको पसंद था। लेकिन लेखक ने कहा है कि वो सनक से परे था, स्वच्छता की वो सनक नहीं थी उसको। कि मान लीजिए कि कभी मैंने जो डेली तो वो नहाता ही था, लेकिन कभी नहीं नहा पाए। ठीक है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। कभी बहुत सारे अलग तौलिए रखे गए थे कि ये नहाने का अलग है, शेव बनाने के लिए अलग है, हाथ पोंछने के लिए अलग है। अगर बाई चांस कि उन तौलियों में से किसी दूसरी तौलियों को इस्तेमाल कर लिया, उस घर में किसी बच्चे के तौलियों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, तो स्वच्छता की सनक नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, स्वच्छता को तो पसंद करता था लेकिन वो उसमें सनक नहीं थी, सनकी नहीं था वो। और क्या है, तीसरा, सच्चा और अच्छा पति था। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान वो रखता था। वो कहता था कि स्वच्छता बाहर दिखावे से नहीं होगी, बाहर से तो तुम उस शरीर को नहा करके धो करके साफ कर सकते हो, लेकिन अंदर से शरीर मजबूत है कि नहीं है, बीमारियों से ग्रस्त है या हमारा शरीर स्वस्थ है, तो इस पर ध्यान देना, अंदर की स्वच्छता पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये लेखक ने कहा था। ठीक है, ये क्या हो गया, बसंत का एक विशेषता है बसंत की कि वो सच्चा और अच्छा पति था, क्योंकि वो पत्नी को सलाह देता था कि तुम्हारी सेहत पर ध्यान रखो, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और वो हंसमुख था और शिष्टाचारी भी था, हंसमुख रहता था। उसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी, गुस्सैल स्वभाव की थी, और थोड़ी सी बात पे वो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन वो एकदम शांति से बात करने वाला व्यक्ति था और शिष्टाचार से रहने वाला व्यक्ति था। तो ये कुछ बातें हैं बसंत के बारे में। ठीक है, उसके बाद में लिखा है मधु का चरित्र चित्रण। ठीक है, स्त्री पात्र है मधु, उसकी पत्नी। तो उसके बारे में क्या कहा गया कि सफाई की सनक थी उसको, सफाई की सनक, यानी उसने घर में अलग अलग तौलिए बना रखे थे, जितने भी मेंबर थे उनके अलग अलग तौलिए, और उसके बाद उन मेंबर्स के, उन सदस्यों के जो भी अलग अलग काम होंगे, नहाने का अलग काम है, किचन का अलग काम है, हाथ धोने का अलग है, तो उस प्रकार से अलग अलग तौलिए वो उतने ही तौलिए बना रखे थे। ठीक है ना, और गलती से उसके बेड पर या कोई भी चटाई है या कोई भी मैट है बिछा हुआ है, तो उस पर अगर गंदगी भी थोड़ी सी भी चली जाए, मान लीजिए खिड़की से थोड़ी कोई धूल मिट्टी आ गई, तो भी उसको चिढ़ थी। ठीक है ना, और कोई बच्चा भी, छोटे बच्चे, उसकी जो भतीजियाँ थी, वो भी अगर गंदगी फैला देगी तो वो उसको बहुत पूरा डांटती थी। ठीक है ना, तो वो उसमें क्या थी, सनक सवार थी। जो भी कोई बर्तन होंगे तो उसको गंदे पसंद नहीं थे। ठीक है ना, तो वो क्या थी, सफाई स्वच्छता तो करती थी, लेकिन स्वच्छता एक बहुत हद तक, ठीक है, स्वच्छता की उसको सनक सवार थी। और दूसरा है कमजोर आत्म नियंत्रण,
यानी कि जब उसका गुस्सा होकर उसका जो पति है वो चला जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो वो सोचती है कि अब मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। ये जो मैं स्वच्छता का दिखावा करती हूँ ये मुझे चेंज कर देना चाहिए अपने बिहेवियर में। तो वो उसको चेंज करने का प्रयास करती है, ठीक है ना, अपने को बदलने का प्रयास करती है। लेकिन वो वापस जब आता है, उसका पति वसंत जब वापस आ जाता है तो वो पुरानी बातें वापस उसको बताने लगती है, अपने पति से लड़ने लगती है और उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने जो अपने आप पर नियंत्रण रखा था कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी, बदल लूँगी, स्वच्छता की जो सनक है उसको दूर कर दूँगी, लेकिन वो कर नहीं पाती है। अपने आप पर जो कंट्रोल होता है, अपने आप पर जो वो नियंत्रण होता है वो उसका कमज़ोर होता है, ठीक है। और तीसरा है पति से प्रेम। वो पति से प्रेम भी करती थी। किस प्रकार कि वो उन्होंने अपनी लव मैरिज की थी और वो एक उच्च परिवार से संबंधित थी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति से, वो पुरुष से वो शादी करती है, उसके साथ में रहती है और वो कहती है कि मैं आपकी जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो वो समझौता करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो पति से प्रेम भी करती थी। तो ये है मधु का चरित्र चित्रण। इसके बाद में हम समझेंगे कि मधु और वसंत के मध्य वैचारिक मतभेद था, ठीक है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। क्या बात है कि ये जो पति और पत्नी थे इनके विचारों में मतभेद था। विचारों में कैसे कि जो मधु थी वो क्या थी, वो एक उच्च परिवार में पली बड़ी थी और उसको सारी बातें अलग से सिखाई जाती थी कि तुम्हें बिल्कुल साफ सफाई से रहना है, ठीक ना। मतलब अधिक खर्चा करने पर ज़्यादा, अधिक व्यय करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है ना। चाहे गंदगी वो हो रही है और तो उस गंदगी को हमें साफ करने के लिए हमें चाहे कितना ही पैसा खराब हो जाए, व्यय हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, ये सिखाया जाता था, ठीक है ना। तो और उसके मन में क्या हो गया था कि वो स्वच्छता जो है उसको वो सनक तक पहुंच गई थी, स्वच्छता की उसको सनक थी, ठीक है। और दूसरा है वसंत। और वसंत क्या करता था, वसंत एक मध्यम परिवार से संबंधित व्यक्ति है और वो स्वच्छता को तो पसंद करता था कि सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन उस गंदगी से वो घृणा नहीं करता था कि गंदगी हो गई तो भी कोई बात नहीं है, उससे हम घृणा कर लेंगे। अगर मान लीजिए कचरा है तो उससे हम घृणा करेंगे, दूर रहेंगे, अपने नाक को बंद कर लेंगे, ठीक है। बदबू आ रही है तो उससे हम नाक बंद कर लेंगे, अपना मुंह छिपा लेंगे, तो क्या वो गंदगी दूर हो जाएगी? उसको उससे नफरत करने से, उस गंदगी से घृणा करने से वो क्या दूर हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? उससे घृणा नहीं करनी है, उसको गंदगी को हटाने का भी प्रयास करना है, ठीक है। और वो कहता था कि स्वच्छता तो होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं और उस घूमने में मान लीजिए बारिश हो रही है और वर्षा ऋतु में हम कीचड़ में भर गए हैं, ठीक है ना। प्रकृति के पास गए हैं, पेड़ों के पास हम देख रहे हैं, सब कुछ बगीचे में देख रहे हैं, तो वहाँ जाने में जो हमारे कपड़े मैले हो गए हैं, जो भी हो गया है, गंदगी हो गई है, तो उसको हम उससे घृणा नहीं करनी है, ठीक है। उससे घृणा करने से क्या होगा, उस प्रकृति का, उस यात्रा का हम वास्तविक आनंद, असली आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वो कहता था कि स्वच्छता तो होनी चाहिए, लेकिन उसको सनक नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता की सनक नहीं होनी चाहिए, और स्वच्छता को तो पसंद करो और उस गंदगी से घृणा मत करो, ठीक है। अगर गंदगी से घृणा ही कर लोगे तो उसको दूर कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन दोनों के विचारों में मतभेद था तौलिए को लेकर, ठीक है। तो ये दोनों के विचारों में मतभेद था। और क्या कहा गया है कि वर्तमान समय का तड़क भड़क और तकल्लुफ प्रधान जीवन, आज का जो जीवन है वो कैसा जीवन है? तड़क भड़क और तकल्लुफ, ठीक है, कि हम सभ्य होने का दिखावा कर रहे हैं,
टेक्निक जो विकसित हो गई है, तकनीक जो इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है, और हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम अत्याधुनिक व्यक्ति हैं, ठीक है। और उस दिखाने के चक्कर में, उस प्रतिस्पर्धा, उस होड़ के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में क्या हो रहा है, हम वास्तव में इतने आधुनिक नहीं हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं, और उस दिखाने के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, हमारी बहुत कुछ जो अच्छी बातें हैं वो पीछे छूट रही है, ठीक है ना। वो हमारे बहुत से जो प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि हम बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने का दिखावा कर रहे हैं। तो लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया है? तड़क भड़क वाले जीवन के बारे में, तकल्लुफ वाले जीवन के बारे में बताया है कि आज का जीवन कैसा है, दिखावे वाला, ऊपर से तो चकाचौंध रहेगी, ठीक है ना, और वास्तव में उसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई राजनेता है, और राजनेता का जो कपड़े होंगे, वस्त्र होंगे, बिल्कुल सफ़ेद बेदाग कपड़े होंगे, ठीक है, दिखने में तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, पवित्र है, उसकी पवित्र भावनाएं होंगी, लेकिन देखा जाएगा वो उसका काम, तो काम में वो गरीबों के प्रति कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है जो गरीबों का भला कर पाए, तो उसके मन में गरीबों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है आवरण, लेकिन अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं वो बिल्कुल शून्य हैं, जीरो हैं, ठीक है। और क्या बताया गया है? शीर्षक की उपयुक्तता, कि ये जो टाइटल इस चैप्टर का दिया गया है, तौलिए, ये जो शीर्षक हमको दिया गया है, क्या ये उपयुक्त है, ठीक है ना। तो लेखक ने कहा ये जो चैप्टर दिया है तौलिए नामक, तो ये तौलिए के इर्द गिर्द ही ये पूरी एकांकी घूम रही है। किस प्रकार कि जो मधु है वो चाहती है कि अलग अलग तौलियों को अलग अलग समय पर काम में लिया जाए, लेकिन वसंत कहता है कि ये बात तो ठीक है, हमको मैनेज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है, गलती हो गई है, भूल भी गए हैं, तो कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार तौलिए के आसपास ये कहानी बनाई गई है, तो इसलिए ये जो टाइटल दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, ठीक है। तो यहाँ आज हमने कुछ इस चैप्टर के बारे में कुछ समझा है। सबसे पहले लेखक का परिचय हमने समझा, और उसके बाद में हमने यहाँ देखा कि इस चैप्टर में क्या संदेश दिया गया है, ठीक है ना। हमने देखा कि हम शिष्टाचारी बनने का दिखावा कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उससे जो हमारे रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में हमने समझा। तो इस चैप्टर में दो पात्र हैं, एक वसंत है, एक मधु है। तो वसंत के बारे में क्या कहा गया कि ये यथार्थवादी था, वर्तमान में जीने वाला, स्वच्छता की सनक से परे था, और सच्चा और अच्छा पति था, यानी पत्नी का ख्याल रखने वाला, और हंसमुख और शिष्टाचारी वो था। इसके बाद में हमने देखा मधु का चरित्र चित्रण। मधु के बारे में क्या कहा गया कि वो सफाई की सनक थी उसके अंदर, और कमज़ोर आत्मनियंत्रण था, यानी खुद के भावनाओं पर, विचारों पर वो उसने कंट्रोल नहीं किया, और वो उसके साथ में वो पति से भी वो प्रेम करती थी, ठीक है ना, पति से भी वो प्रेम करती थी, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाई थी। तो ये हमने उस चैप्टर के बारे में कुछ बातें समझी। आगे हम देखेंगे उस एकांकी के बारे में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।